humankind. Hope you all are fit and fine. आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 की. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वर्ड वाइल्ड लाइफ से. वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स नहीं है और जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, उन सबको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं. वाइल्ड में रहने वाली सारी लिविंग थिंग्स, वेदर इट इज़ प्लांट और वेदर इट इज़ एनिमल और डिफरेंट एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेज, वॉट एवर इन द फॉरेस्ट, इन द वाइल्ड, दैट इज़ नोन एज वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को हम कह सकते हैं अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पेसीज, जो कि डोमेस्टिकेटेड नहीं है और वो सारी की सारी वाइल्ड में ग्रो करती हैं और वहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता, उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ. अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया है. इससे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था. जो पहला एक्ट है बेसिकली वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है. उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं और लास्ट अमेंडमेंट 2022 है. तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ था. द वाइल्ड लाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस. वाइल्ड लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटेनेंस में और कंजर्वेशन में हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के. बेसिकली इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, लास्ट वीडियोज़ में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखना. इकोसिस्टम हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्योंकि इकोसिस्टम में डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स होती हैं. डिफरेंट सर्विसेज लाइक प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, ये सपोर्टिंग सर्विसेज, ये डिफरेंट सर्विसेज इकोसिस्टम के थ्रू हमें मिलती है जिसमें डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स होती हैं और वो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स अपने डिफरेंट रोल प्ले करती हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो पॉलिनेशन एक मेजर, एक बेस्ट सर्विस है जो एनवायरनमेंट को मिलती है वाइल्ड लाइफ के थ्रू. अब ये पॉलिनेशन जो होता है ये वाटर के थ्रू भी होता है, प्लांट्स के एयर के थ्रू भी होता है, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है. और पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको पता है कि मेल पार्ट जो है वो फीमेल तक पहुंचता है. पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा पर पहुंचता है फीमेल के. तो इस तरीके से वेजिटेबल्स का और जो फ्रूट्स का उनका फॉर्मेशन होता है वो ह्यूमंस को मिलता है. तो ये भी ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प करता है, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस में हेल्प करता है. उसके अलावा वाइल्ड लाइफ से जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती हैं, रेगुलेटिंग सर्विसेज, ये डिफरेंट सर्विसेज होती हैं. बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज आपको थोड़ी सी टफ लग रही होंगी क्योंकि आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको नहीं पता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या क्या सर्विसेज होती हैं. तो वाइल्ड लाइफ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस. और जब इकोलॉजिकल बैलेंस होता है तभी ह्यूमन का एग्जिस्टेंस होता है, ह्यूमन का सर्वाइवल पॉसिबल है. ओके, on 5th June 1972, environment was first discussed as an item of international agenda in the United Nations. 5th जून 1972 को वो पहला दिन था जब एनवायरनमेंट को एक टॉपिक की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह डिस्कस किया गया इंटरनेशनल लेवल पर. ठीक है, उससे पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गई, वर्ल्ड वार सेकेंड हो गई, लेकिन एनवायरनमेंट की कंसर्न किसी को नहीं थी, कोई एनवायरनमेंट के बारे में बात करने नहीं आ रहा था. तो 1972 को स्टॉकहोम में, स्वीडन में स्टॉकहोम एक प्लेस है, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई. वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा होते हैं और एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं. ये स्वीडन कहाँ है ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये वर्ल्ड मैप है और ये है हमारा प्यारा सा भारत. यहाँ पर आप देखेंगे ये है यूरोप एंड यूरोप में यहाँ पर स्वीडन एंड नॉर्वे. तो ये स्वीडन है. ओके, तो 5th June 1972 फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस इन स्टॉकहोम स्वीडन. ये इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट की ये पहली कॉन्फ्रेंस थी. The participants adopted a series of principles for sound management of the environment, including the Stockholm Declaration and Action Plan for the Human Environment and several resolution. इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें इंडिया पार्टिसिपेंट्स था. तो इंडिया में उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, तो वो वहाँ पर मौजूद थी. तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया साउंडली मैनेज करने के लिए एनवायरनमेंट को. उसके साथ साथ इसके हर एक मीटिंग के कुछ आउटकम्स होते हैं. तो इस मीटिंग का आउटकम था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड एक्शन प्लान फॉर द ह्यूमन एनवायरनमेंट. ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में 26 प्रिंसिपल्स थे. बेसिकली इन 26 प्रिंसिपल्स का मतलब था कि उन्होंने एनवायरनमेंट को उठा के, एक एनवायरमेंटल इशू को उठा के सामने रखा और जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके बीच में एक डायलॉग सेट करने की कोशिश की कि वो अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ, अपने पॉल्यूशन ऑफ जितना भी, मतलब उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने की वजह से जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है एयर में, वाटर में, ओशन में,
इन सब को और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाए। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में जो 26 प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली ये इसी बारे में बात करते हैं कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, वो सब लिंक करें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ से, अपने पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, ओशन, वाट एवर इज देयर एंड द वेल बीइंग ऑफ द पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो इनके कहने का मतलब था कि जिस तरीके से अगर आप पॉल्यूशन हो रहा है एयर का किसी इंडस्ट्रीज़ की वजह से, तो उसके अराउंड हमें कुछ ग्रीनरी लगानी चाहिए, कुछ प्लांटेशन करना चाहिए। बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि हमें मैनेज करना है, एक लिंक सेट करनी है कि ह्यूमंस का वेलफेयर भी हो, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो और उनका हेल्दी डेवलपमेंट भी हो, कि एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। 5 जून इसीलिए ये पहला दिन था जब फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसीलिए 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जून में जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई तो वर्ल्ड लीडर्स अपने अपने घर आ जाते हैं। अब जून के बाद आता है जुलाई, अगस्त एंड देन सितंबर। तो सितंबर में 9 सितंबर 1972 को ही इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया। ओके, द एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड टू ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू कश्मीर। उस टाइम पे ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंटेड था क्योंकि जम्मू कश्मीर तब एक स्पेशल स्टेट कंसिडर किया जाता था, बट आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, the Wildlife Protection Act 1972 provides the basic framework to ensure the protection and management of wildlife. The act was amended subsequently in 1982, 1986, 1991, 1993 and 2022. ये इसका लास्ट अमेंडमेंट है टू अकोमोडेट द प्रोविज़न फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। मतलब बार बार ये अमेंड होता रहा, उसके जितने भी प्रोविजंस थे उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए। बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। जब भी हम कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू बना लेते हैं। तो हमने इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश की। तो सबसे पहला जो हमने एक्ट बनाया वो 1972 का बनाया, ओके, आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं इसमें जो 1991 का अमेंडमेंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर्स में अलग अलग प्रोविजंस है। तो अब हमारे पास 2022 आ गया तो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 1991 के बारे में बता देती हूँ। ये अमेंडमेंट एक्चुअली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड था और इस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं जिसमें कहा गया कि अगर आप फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है फ्लोर पर फॉरेस्ट के, तो आप उसको उठा नहीं सकते, ठीक है। उसको पिक करना या कोई भी छोटा मोटा प्लांट है उसको अप्रूट करना, कोई सा भी प्लांट है वहाँ पे उसको अप्रूट करना, अप्रूटिंग करना, उसको उखाड़ लेना, वहाँ से डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना या वहाँ से कोई सैंपल एक्वायर करना, ये सब कानून के ख़िलाफ़ है। ये सब लॉ के तहत आपको इसका पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ 1991 में थी। बेसिकली 1991 के अमेंडमेंट को हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 1991 कहते हैं। इसमें कुछ जो स्पेशलाइज्ड प्लांट स्पेसीज थी उनके कल्टीवेशन को भी मना किया गया कि उनके कल्टीवेशन के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। बेसिकली मेंटेनेंस किया गया है यहाँ पे हंटिंग्स वाले प्रोविजंस को। ओके, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। द एक्ट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस विच स्टार्टेड लॉन्ग एगो इन 1887। जैसे कि हमने बात की कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद ये एक्ट लाया गया। ये बात ठीक है कि एक्ट उसके बाद बना है, लेकिन इंडिया के अंदर जो प्रोटेक्शन हो रहा है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ का उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। ओके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 1887 में कुछ वाइल्ड बर्ड स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ पास किया, दैट वाज द वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887। उसके बाद उस एक्ट में कुछ वाइल्ड एनिमल्स का एडिशन किया गया 1912 में। तो ये था द वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1912 और उसके बाद उसमें कुछ प्लांट्स को ऐड किया गया 1991 में। तो 1919 में। सो 1919 में बेसिकली इसने ऑलमोस्ट सारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को जिनका प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, उनको मैनेज करने की ज़रूरत थी, वो सब इस एक्ट के तहत आ चुकी थी। अब हम देखते हैं इस प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या थे? प्रोहिबिट करना है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, उसको मैनेज करना है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ का इस्टेब्लिशमेंट करना,
वाइल्ड लाइफ ट्रेड का रेगुलेशन करना, उनका कंट्रोल करना और जू वगैरह का मैनेजमेंट करना। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है द बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। बायोडाइवर्सिटी में दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स की डाइवर्सिटी आती है, उसका प्रिजर्वेशन एंड उसका प्रोटेक्शन करना, इसका ऑब्जेक्टिव था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। देन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी। तो उस टाइम पर शायद 5 नेशनल पार्क्स थे जब ये एक्ट आया था 1972, और उसके बाद अभी फ़िलहाल में 106 नेशनल पार्क एंड 567 सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथनिंग मैनेजमेंट ऑफ द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना। ओके, जो भी नेशनल पार्क का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना मतलब क्या है, उसका मैनेजमेंट करना, जो वहाँ पे चीज़ें यूज़फुल हैं जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकती हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ एनिमल, तो उनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इवन वहाँ के लॉज और रूल्स को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे किसी तरह का करप्शन तो नहीं हो रहा है, किसी तरीके से जो वाइल्ड स्पेसीज़ हैं वो बाहर तो नहीं जा रही हैं। तो इन सबको मैनेज करने की बात की गई थी। इस एक्ट में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अभी भी 2022 के एक्ट में अभी भी वो टर्मिनोलॉजीज़ मौजूद हैं और उनका वही सेम मीनिंग है जो 1972 के एक्ट में था। तो यहाँ पे एनिमल का मतलब होता है एम्फीबियन, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल। तो एनिमल के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। सेकेंड है एनिमल आर्टिकल। अगर ये एक्ट के अंदर लिखा है एनिमल आर्टिकल, ये इसके बारे में कहा है एनिमल आर्टिकल, तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कैप्टिव एनिमल से बना हो या वाइल्ड एनिमल से बना हो अदर देन वर्मिन। वो एनिमल वर्मिन नहीं होना चाहिए। वर्मिन क्या होता है, जिसको हम हंट कर सकते हैं, जो डिसीज़ कैरी कर रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा इस तरह के एनिमल्स के अलावा कोई भी कैप्टिव एनिमल और कोई भी वाइल्ड एनिमल्स का आर्टिकल्स हो उसको हम एनिमल आर्टिकल कहते हैं। हंटिंग का मतलब है एक्ट के हिसाब से किलिंग, कैप्चरिंग, ट्रैपिंग, शेयरिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल, इंजरिंग और डिस्ट्रॉइंग एनी पार्ट और टेकिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी सच एनिमल। मतलब हंटिंग होती है कि अगर हमें किसी भी चीज़ को किल कर रहे हैं, किसी भी वाइल्ड लाइफ को किल कर रहे हैं और उसको कैप्चर कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं या फिर उसकी शेयरिंग कर रहे हैं, उस सब को हम हंटिंग के अंदर डालते हैं। देन आता है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन ट्रॉफीज़ को, ट्रॉफी मैं आपको बताऊँ क्या होती है, ट्रॉफीज़ को कुछ स्टेप्स के थ्रू प्रिजर्व करते हैं। वो स्टेप्स होती हैं क्योरिंग, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो ये टैक्सीडर्मी एक प्रोसेस है। ट्रॉफी होती है एक ऐसा प्रिजर्व्ड पार्ट किसी कैप्टिव एनिमल का या किसी वाइल्ड एनिमल का जो कि वर्मिन नहीं है, उसके अलावा उसका कोई वर्मिन एनिमल के अलावा किसी अदर कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल का कोई भी प्रिजर्व्ड पार्ट, वेदर इट इज़ रग्स, स्किन और कोई भी स्पेसिमेन एनिमल्स का, जैसे कि एंटलर्स होते हैं, हॉर्न होते हैं, लाइक राइनोसिरोस के हॉर्न, फेदर्स होते हैं, कुछ स्पेशल फेदर्स जो ब्यूटीफुल्स होते हैं। पहले जो क्वींस हुआ करती थी वो मतलब कुछ बर्ड्स के फेदर्स को लगाती थी अपने हेयर्स में। तो इस तरह के पार्ट्स को हम ट्रॉफी बोलते हैं। या जैसे स्किन होती है, टाइगर की स्किन, कुछ पुराने टाइम पे कुछ लोग अपनी वो दिखाने के लिए, वेल्थ दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए टाइगर की स्किन अपनी होम्स में रखा करते थे। टूथ, मस्क, एग्स, नेस्ट, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो आपने प्रिजर्व करके अपने घर में ही अपने पास रखी हुई है उसको ट्रॉफी बोलते हैं। और टैक्सीडर्मी होता है इस तरह की चीज़ को डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू प्रिजर्व करना। तो ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एक्ट के अंदर पहले भी मौजूद थी और आज भी उनकी सेम मीनिंग है। ओके, शेड्यूल्स वर अंडर द एक्ट। इस एक्ट में कुछ शेड्यूल्स थे जो अब चेंज हो गए हैं। पहले यहाँ पर 6 शेड्यूल्स थे, अब वो चेंज होकर सिर्फ 4 शेड्यूल रह गए हैं। किस तरीके से उनका चेंज हुआ है हम देखते हैं। जो शेड्यूल 5th है उसको रिमूव कर दिया है, एक नया शेड्यूल ऐड करा गया है। 1 बाय 1 चेक करते हैं। शेड्यूल 1 क्या था, ये कवर कर रहा था सारी एंडेंजर्ड स्पेसीज़ को दैट नीड्स रिगरस प्रोटेक्शन, जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। वो स्पेसीज़, वो एंडेंजर्ड स्पेसीज शेड्यूल 1 में आती थी, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एलिफेंट, ये सारी शेड्यूल 1 स्पेसीज। शेड्यूल 2 स्पेसीज में वो एनिमल्स आते थे उस एक्ट के थ्रू
दैट वर लिस्टेड अकॉर्डेड हाई प्रोटेक्शन एंड विद द प्रोहिबिशन ऑफ दियर ट्रेड, मतलब उनको भी हाई प्रोटेक्शन चाहिए था, लेकिन उनका जो ट्रेड था वो प्रोहिबिशन के थ्रू, एक रेस्ट्रिक्शन के थ्रू उनका ट्रेड हो सकता था। शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 में वो स्पीसीज आती थी जो एंडेंजर्ड नहीं थी, और शेड्यूल 5 में आती थी वर्मन स्पीसीज। वर्मिन स्पीसीज होती है वो स्मॉल वाइल्ड एनिमल जो डिसीज़ कैरी करते हैं और प्लांट्स और फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके लिए हंटिंग अलाउ कर दी जाती है। और वर्मिन एनिमल प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल हमारी क्रॉप को नुकसान पहुँचा रहा है और वो डिसीज़ कैरी कर रहा है, तो उस एरिया के हिसाब से भी वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता था फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन शेड्यूल 6 था, ये शेड्यूल 6 स्पेसिफाइड प्लांट्स के लिए था, उनके प्रोटेक्शन और उनके कल्टीवेशन एंड ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने के लिए। अब आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की साइड से ये लिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं द नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 49N एंड 49O ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज अमेंडेड इन 2022. It was posted on 12th May 2023. The Wildlife Protection Act 1972, 53 of 1972 provides the legal framework for the protection of various species of wild animals, management of their habitat, and also for the regulation and control of trade in the products derived from the various parts of wild animal. ये जो प्रोटेक्शन एक्ट था ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा था प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को, उनका मैनेजमेंट, उनके हैबिटेट का मैनेजमेंट, और रेगुलेट करता था उनका जो ट्रेड था उसको कंट्रोल करना, उनके प्रोडक्ट्स को भी ट्रेड का कंट्रोल करना फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल. द एक्ट वाज लास्ट अमेंडेड इन 2022. The Wildlife Protection Amendment Act 2022 has come into force since 1st April 2023. 1st April 2023 को ये एनफोर्स हो चुका है. As per the section 49N of the Act, person engaged in breeding in captivity or artificially propagating any schedule specimen listed in Appendix 1 of the Schedule 4 are required to make an application for a license within a period of 90 days of the commencement of the Wildlife Protection Amendment Act 2022. यहाँ इनके कहने का मतलब है कि ये जो एक्ट है, ठीक है, ये 1 अप्रैल 2023 को कमेंस, मतलब ये स्टार्ट हो गया है, लागू कर दिया है इसको. इस एक्ट के तहत सेक्शन 49N के तहत इन्होंने बताया है कि अगर किसी भी पर्सन के पास कुछ पार्ट्स है एनिमल का, कोई एनिमल आर्टिकल है जो कि कैप्टिविटी में है और उसको तुम आर्टिफिशियली प्रोपगेट कर रहे हो, तो तुम्हें 90 दिन का टाइम इन्होंने दिया है. वो एनिमल जो है, वो स्पेसीज जो है, वो अपेंडिक्स 1 के शेड्यूल 4 में आ रही है. बेसिकली अपेंडिक्स 1 साइटीज़ का इन्होंने बताया यहाँ पर, क्योंकि हमने जो ये अमेंडमेंट किया है ये साइटीज़ कंप्लायंट अमेंडमेंट है. जो साइटीज़ है, कॉन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे आप जानते हैं, इन वाइल्ड लाइफ फ्लोरा, एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना, उसमें जो अपेंडिक्स 1 स्पेसीज़ हैं, उन 1 स्पेसीज़ को उठाकर शेड्यूल 4 में डाल दी गई है. एक्ट के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जो अमेंड हुआ है, इसके शेड्यूल 4 में डाल दी गई है. तो वो सारी स्पेसीज़ से रिलेटेड आपके पास कुछ भी पार्ट है एनिमल का ब्रीडिंग इन कैप्टिविटी और उसको आप आर्टिफिशियली प्रोपेगेट कर रहे हो, तो आपके पास 90 दिन का टाइम है. 90 दिन के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं जब से ये एक्ट कमेंस हुआ है 1 अप्रैल 2023 से, और विद इन 90 डेज़ में आपको वो उसका एक लाइसेंस ले लेना है. ठीक है. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the rules under Section 49N White Gazette notification dated 24th April 2023. All person, और ये आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इस साइट से आप ये इसका वो उठा सकते हैं जो एक्ट आया है. All person engaged in breeding in captivity or artificially propagating any scheduled specimen listed in the Appendix 1 of the schedule of the Act are requested to make an application for license as per the rules framed under Section 49N of the Wildlife Protection Act 1972 in the prescribed form or on before 29th June 2023. बेसिकली 1 अप्रैल 2023 से 29 जून 2023 के बीच में 90 दिन का टाइम पूरा हो रहा है. तो विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आपको एप्लीकेशन देकर लाइसेंस ले लेना है उस स्पेसीज़ का जिसको आप आर्टिफिशियली प्रोपगेट कर रहे हैं. जो स्पेसीज़ साइटीज़ के अपेंडिक्स 1 में है उनको अब शेड्यूल 4 में डाल दिया गया है इस एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू.
ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में जो मेजर चेंजेस आए हैं, द फर्स्ट चेंज इज रिड्यूस द नंबर ऑफ शेड्यूल टू 4। पहले कितने शेड्यूल थे? 5। अब वो शेड्यूल 6, अब वो शेड्यूल रिड्यूस होकर रह गए हैं 6। कहाँ कहाँ पर चेंज आया है? पहले शेड्यूल 1 से 4 तक हम एनिमल की स्पेसीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम इनको रिड्यूस करके एनिमल्स के लिए सिर्फ 2 शेड्यूल्स रह गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल कहता है एनिमल स्पेसीज दैट विल एंजॉय द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। वो एनिमल स्पेसीज जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंजॉय करती हैं उनको शेड्यूल 1 में डालेंगे। शेड्यूल 2 में वो एनिमल स्पेसीज होंगी दैट विल बी सब्जेक्ट टू ए लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब इनसे लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन स्पेसीज को हम शेड्यूल 2 में डालेंगे। शेड्यूल 3 प्रोटेक्टेड प्लांट स्पेसीज। पहले एक्ट में क्या था? शेड्यूल 6 में प्लांट स्पेसीज थी, अब हमने उनको शेड्यूल 3 के अंदर डाल दिया। शेड्यूल 4 स्पेसिमेंस लिस्टेड इन द अपेंडाइसिस अंडर साइटीज। जो स्पेसीज साइटीज के अपेंडिक्स फर्स्ट में थी उनको हमने शेड्यूल 4 में डाल दिया है। ठीक है, तो ये हुआ शेड्यूल 4। इसको हम कह सकते हैं कि नया शेड्यूल इंसर्ट किया गया है, क्योंकि 1 से 4 शेड्यूल को हमने 1 एंड 2 शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया। जो शेड्यूल 5 था जो वर्मिन स्पेसीज के लिए था उनको हमने हटा दिया है और शेड्यूल 6 को शेड्यूल 3 में ट्रांसफ़र कर दिया है। नया शेड्यूल 4 ऐड किया गया है जिसमें साइटीज स्पेसीज होंगी। सेकेंड मेजर चेंज आया है एक्ट के थ्रू कि सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा पावर दी गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट साइंटिफिक अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करेंगी जो शेड्यूल 4 की स्पेसीज को मैनेज करेंगे। यहाँ पर साइंटिफिक अथॉरिटी एडवाइस करेगी मैनेजमेंट अथॉरिटी को और मैनेजमेंट अथॉरिटी परमिट देगी रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल 4 स्पेसीज। ओके, नेक्स्ट द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन ऑल सेंचुरीज इन अ स्टेट। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो कि पहले भी थे और उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, अभी भी उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो क्या करेंगे? वो CMM करेंगे। CMM मतलब कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन करेंगे सारी सेंचुरीज को स्टेट के अंदर। तो इनको पावर थोड़ी सी इनकी बढ़ा दी गई है। द एक्शन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द सेंचुरी। लेकिन जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का कोई सा भी एक्शन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? मैनेजमेंट प्लान के फॉर द सेंचुरी। और वो मैनेजमेंट प्लान कैसे बनेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का कोई सा भी एक्शन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंप्लायंस में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू होगा। और ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसे मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट साइंटिफिक अथॉरिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी। ये मैनेजमेंट अथॉरिटी ग्रांट्स करेगी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट परमिट फॉर द ट्रेड ऑफ स्पेसिमेंस। The central government can regulate or prohibit the import, trade, possessions or proliferation of invasive alien species. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इन्वेजिव एलियन स्पेसीज है उन सब का इम्पोर्ट, ट्रेड, पोजेशन ये सब को प्रोहिबिट करेगी और रेगुलेट करेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो नोटिफाई ए कंजर्वेशन एरिया। जो भी नेशनल पार्क, सेंचुरीज और कोई भी स्पेसिफाइड एरिया है उसके पास में आपको कोई एरिया कंजर्व करना है तो उसका नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देगी उस एरिया को कंजर्व करने का। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन फॉर लाइव स्पेसिमेंस ऑफ शेड्यूल एनिमल। अगर आपके पास कोई भी लाइव स्पेसिमेन है किसी भी शेड्यूल एनिमल का तो उसका आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 90 डेज़ का उन्होंने टाइम दिया है, तो उसको आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023। 6 है वॉलंटरी सरेंडर ऑफ द कैप्टिव एनिमल। अगर आपके पास कुछ भी पार्ट है कैप्टिव एनिमल का तो आप उसको वॉलंटरी सरेंडर कर सकते हैं। आपके पास उसके लिए आप पर कोई भी पनिशमेंट लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास कोई चीज़ रखी हुई है पुरानी, कुछ एंटलर रखा हुआ है, कुछ हॉर्न रखा हुआ है और आप उसको अब ज़्यादा अपनी कैप्टिविटी में नहीं रखना चाहते, ठीक है, आप उसको दे देना चाहते हैं, तो आप उसको एक एप्लीकेशन डालेंगे विद इन द 7 डेज़ ऑफ जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसको आप एप्लीकेशन देंगे, एक नोटिस देंगे 7 दिन का, वर्किंग 7 डेज़ का, और विद इन 7 डेज़ आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी, फिर आप उसको सरेंडर कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि आपके पास कोई भी कैप्टिव एनिमल रखा हुआ है, आप उसको वॉलंटरी सरेंडर कर रहे हैं, तो आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, इवन आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। ओके, द सेवंथ मेजर चेंज इज द एक्ट अलाउज फॉर कमर्शियल ट्रेड इन द एलिफेंट। अब इस एक्ट के तहत कहा गया है कि जो भी रिलीजियस पर्पस के लिए जो एलिफेंट्स यूज होते हैं उनका हम ट्रेड कर सकते हैं। The act allows transfer or transport of a captive elephant for a religious or any other purpose। यहाँ पे जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है वो है एनी अदर पर्पस, कि रिलीजियस पर्पस के लिए हम एलिफेंट, क्योंकि जो साउथ स्टेट्स हैं हमारे केरला एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु, वहाँ पे एलिफेंट्स को एक रिलीजियस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो रिलीजियस पर्पस के लिए। तो रिलीजियसली हम एनिमल्स को कैप्ट कर सकते हैं, एंड फॉर एनी अदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए भी, बाई अ पर्सन हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, मतलब ये वैलिड सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ओनरशिप का, सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। The Act prescribes imprisonment terms and fines for violating the provision of the Act। इस एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें जो इम्प्रिजन टर्म्स और फाइन्स है उसको बढ़ा दिया गया है अगर आप किसी भी लॉ का वायलेट कर रहे हैं तो। शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 स्पेसीज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वर्मिन। मतलब पहले एक्ट में क्या था कि हम शेड्यूल 1 की स्पेसीज को वर्मिन नहीं डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन अब इस एक्ट के तहत आया है कि हम शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 इन दोनों की स्पेसीज को भी वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। ओके, थैंक यू।